कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि घने जंगल के बीच जैरेन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। उसके पीछे एक विशाल खूंखार अजगर पड़ा होता है जो किसी भी इंसान को पल भर में निगल सकता है। अपनी जान बचाने के लिए जैरेन मजबूरी में अपने मरे हुए दोस्त की लाश को एक जंगली सुअर के शव के साथ बांधकर अजगर के सामने फेंक देता है ताकि वो कुछ देर के लिए उसका ध्यान भटका सके। लेकिन हालत तब और खराब हो जाती है जब भागते वक्त उसकी पीठ पर बंधा सुअर अचानक जिंदा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस जंगल से जिंदा निकलना है तो उस अजगर का अंत करना ही पड़ेगा। इसके कुछ दिन पहले कहानी हमें शहर में ले जाती है जहां डग नाम का एक वेडिंग डायरेक्टर अपने क्लाइंट्स को शादी की वीडियो का प्लान समझा रहा होता है। क्योंकि क्लाइंट्स को हॉरर फिल्में पसंद थीं, इसलिए डग ने उनकी शादी के लिए एक डरावना और थ्रिल से भरा कॉन्सेप्ट तैयार किया था। लेकिन क्लाइंट्स उसका आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें सिंपल और खुशियों से भरी वीडियो चाहिए। दूसरी तरफ ग्रिफ नाम का एक संघर्ष कर रहा एक्टर अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लंबे समय से उसे कोई काम नहीं मिला था, इसलिए वह इस नए रोल को लेकर काफी गंभीर था। लेकिन शूटिंग के दौरान अपनी अजीब एक्टिंग और नकली एक्सेंट की वजह से वह बार बार सीन खराब कर देता है, जिससे परेशान होकर डायरेक्टर उसे सेट से निकाल देता है। स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त ग्रिफ की नजर अचानक एक पुरानी मॉन्स्टर फिल्म के पोस्टर पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन पागलपन भरा आइडिया आता है। उसी दौरान उसे अपने बचपन के दोस्त डग का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाता है। ग्रिफ तुरंत वहां पहुंच जाता है। पार्टी में उनके बाकी पुराने दोस्त भी मौजूद होते हैं, केनी और क्लेयर। ये चारों बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। इसी बीच ग्रिफ अपने नए आइडिया के बारे में दोस्तों को बताता है। वो असली जंगल में जाकर एक रियल मॉन्स्टर फिल्म शूट करना चाहता था ताकि उसकी जिंदगी और करियर दोनों बदल जाएं। पहले तो सबको उसका आइडिया मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे सभी इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात डग घर लौटता है तो देखता है कि उसका बेटा उन्हीं की पुरानी बनाई हुई फिल्में देख रहा है। ये देखकर उसके अंदर दबी हुई पुरानी भावनाएं फिर जाग उठती हैं। वह उसी रात गाड़ी उठाकर सीधे ग्रिफ के घर पहुंच जाता है और कहता है कि अब वो इंतजार नहीं करेगा, वो इस फिल्म को जरूर बनाएगा। इसके बाद चारों दोस्त पूरी मेहनत के साथ फिल्म की तैयारी में जुट जाते हैं। उनका प्लान था कि वे 3 हफ्तों के लिए अमेजन के खतरनाक जंगलों में जाकर शूटिंग करेंगे। इसके लिए उन्हें एक नाव चाहिए थी, कैमरे चाहिए थे और सबसे मुश्किल काम था एक असली अजगर ढूंढना जो ज्यादा खतरनाक न हो। लेकिन जब उन्होंने खर्चा जोड़ा तो बजट लगभग $25 लाख तक पहुंच गया, जबकि बैंक से उन्हें छोटा सा लोन मिला। पैसों की समस्या के बावजूद डग लगातार 1 हफ्ते तक जाग जाग कर स्क्रिप्ट लिखता रहता है। जब बाकी दोस्त उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। सभी डग की तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी हो सकती है। अमेजन की खतरनाक यात्रा पर निकलने से पहले डग का बेटा उसे एक खास तोहफा देता है। इसके बाद लगभग 6 घंटे की लंबी यात्रा तय करके चारों दोस्त आखिरकार ब्राजील पहुंच जाते हैं, जहां उनका असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। ब्राजील पहुंचते ही केनी उन्हें एक स्थानीय सांप पकड़ने वाले आदमी कार्लोस से मिलवाता है। कार्लोस वही शख्स था जिसके पास वो विशाल अजगर मौजूद था जिसकी उन्हें फिल्म के लिए जरूरत थी। कार्लोस उन्हें अपनी पुरानी जीप तक ले जाता है और रास्ते भर उस अजगर की कहानी सुनाता रहता है। वह बताता है कि कई साल पहले इलाके में गोल्ड माइनिंग का काम चल रहा था और खदानों से निकलने वाला जहरीला पानी नदी में छोड़ा जा रहा था। उसी जहरीले पानी की वजह से ये अजगर मरने की हालत में पहुंच गया था। कार्लोस ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई और धीरे धीरे उसे ठीक किया। लेकिन समय के साथ यही अजगर कार्लोस के लिए पैसे कमाने का जरिया भी बन गया। कुछ देर बाद कार्लोस सबको उस अजगर से मिलवाता है। जैसे ही वह लकड़ी का बड़ा बॉक्स खोलता है, अंदर मौजूद विशाल सांप को देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। ग्रिफ तो डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी कार्लोस एक और डरावनी बात बताता है। वह कहता है कि जंगल में इस सांप से भी 5 गुना बड़े अजगर मौजूद हैं। अगर कभी उनका सामना उन राक्षसी सांपों से हो जाए तो लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार अजगर अपने शिकार को लपेट ले तो कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। कार्लोस की बातें सुनकर सभी दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का मौका नहीं था। उसी समय शहर के एक छोटे से बार में एक रहस्यमयी महिला भागती हुई अंदर आती है। उसके पीछे 2 खतरनाक आदमी पड़े होते हैं। वह बड़ी चालाकी से लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर उनसे छिप जाती है। तभी उसकी नजर काउंटर पर रखी एक नाव की चाबी पर पड़ती है। मौका देखकर वह चुपके से चाबी उठा लेती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ कार्लोस सबको लेकर एक टूरिस्ट बोट पर पहुंचता है। वह अजगर वाले बड़े बॉक्स को जहाज के नीचे बने कार्गो हिस्से में रख देता है, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि बॉक्स नीचे रखते वक्त उसका ढक्कन थोड़ा सा खुल गया था, यानी वो खतरनाक अजगर अब पूरी तरह बंद नहीं था। तभी वहाँ एक रहस्यमयी लड़की आती है जो खुद को अन्ना बताती है। अन्ना कहती है कि वह जहाज के कप्तान की बेटी है और उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अब वो यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। वह उन्हें पैसे वापस करने की बात करती है,
और कहती है कि वे कोई दूसरी नाव ढूंढ लें। लेकिन समस्या ये थी कि उस इलाके की बाकी सभी नावें पहले से बुक थीं। ऐसे में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। डग और बाकी दोस्त अन्ना से कोई और उपाय पूछ ही रहे होते हैं कि तभी अन्ना की नजर दूर खड़े उन दो खतरनाक आदमियों पर पड़ती है जो लगातार उसे तलाश रहे थे। वह तुरंत समझ जाती है कि अगर ज्यादा देर रुकी तो पकड़ी जाएगी, इसलिए वह बिना समय गंवाए सबको जल्दी से जहाज पर चढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद अन्ना खुद जहाज के कंट्रोल रूम में जाती है और बड़ी आसानी से नाव चालू करके बंदरगाह से बाहर निकाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ वे दोनों गुंडे हार नहीं मानते। वे पोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं और मारपीट करके जहाज की जानकारी हासिल कर लेते हैं। उस रात सभी दोस्त एक साथ बैठकर अपने सपनों की फिल्म के लिए जश्न मनाते हैं। वे मजाक मस्ती करते हुए फिल्म की बाकी शूटिंग और लोकेशंस की प्लानिंग करते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। दिन में सभी लोग फिल्म की शूटिंग करते और रात को कार्लोस केनी को सिखाता कि कैमरे में अजगर को और ज्यादा डरावना और असली कैसे दिखाया जाए। धीरे धीरे केनी की फिल्म मेकिंग स्किल्स काफी बेहतर हो जाती हैं और उनकी फिल्म भी उम्मीद से ज्यादा शानदार बनने लगती है। इसी दौरान ग्रिफ और क्लेयर, जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर से करीब आने लगते हैं। एक रात सभी लोग बैठकर फिल्म के अगले सीन पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी ग्रिफ अचानक कहानी में बदलाव का आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर फिल्म में विलेन को साधारण तरीके से मारने की बजाय बायोलॉजिस्ट और स्नेक हंटर मिलकर उसे जोरदार तरीके से खत्म करें तो सीन ज्यादा रोमांचक लगेगा। केनी को यह आइडिया तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन क्लेयर को लगता है कि ऐसा करना बहुत रिस्की होगा। धीरे धीरे उनकी चर्चा मजाक और पुरानी यादों में बदल जाती है। लेकिन उसी समय अन्ना एक कोने में चुप बैठी रहती है। उसे लगातार डर था कि उसका पीछा करने वाले लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। उधर किसी को पता नहीं चलता कि उसी रात अजगर अपने बॉक्स से बाहर निकल चुका है। वह चुपके से जहाज के अंदर घूमते हुए क्लेयर के कमरे तक पहुंच जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उस पर हमला नहीं करता और धीरे धीरे ग्रिफ के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही ग्रिफ को कुछ हलचल महसूस होती है, वह डर के मारे चीख पड़ता है। हंगामा सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कार्लोस उस अजगर को दोबारा काबू में करके बॉक्स में बंद करता है और सबको भरोसा दिलाता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि इस घटना के बाद सभी के मन में डर बैठ चुका था। अगली सुबह शूटिंग फिर से शुरू होती है। आज ग्रिफ को पहली बार असली अजगर के साथ क्लोज सीन शूट करना था, लेकिन जैसे ही सांप उसके करीब आता है, ग्रिफ डर के मारे भागकर सीधे डग के पीछे छिप जाता है। वह बार बार कहता है कि सीन बदल देना चाहिए, लेकिन डग उसे समझाता है कि कार्लोस सब संभाल लेगा और कोई खतरा नहीं है। मजबूरी में ग्रिफ हिम्मत जुटाकर शूटिंग जारी रखता है। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना होती है। कार्लोस अपने पुराने मरे हुए अजगर की याद में एक अजीब सा शोक समारोह करता है, जहां बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। दूसरी तरफ दूर जंगल में छिपा एक गुंडा दूरबीन से इन सब पर नजर रख रहा होता है। लेकिन अचानक अंधेरे से कोई विशाल चीज निकलती है और उसे पानी के अंदर घसीट ले जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका फिर से शांत हो जाता है। इधर ग्रिफ शराब की 2 बोतलें लेकर कार्लोस के कमरे में पहुंचता है और दोनों धीरे धीरे खुलकर बातें करने लगते हैं। उनकी पुरानी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और फिर दोनों अचानक रात में जंगल के अंदर असली विशाल अजगर ढूंढने निकल पड़ते हैं। शुरुआत में कार्लोस आगे आगे रास्ता दिखाता है, लेकिन डरपोक ग्रिफ हर छोटी आवाज से घबराने लगता है। तभी एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और वह कार्लोस से अलग हो जाता है। घबराकर वह तुरंत जहाज पर वापस भाग जाता है ताकि बाकी लोगों को मदद के लिए बुला सके। लेकिन दूसरी तरफ कार्लोस अकेला जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वह एक फ्लेयर जलाकर आसपास देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक अंधेरे से कोई विशाल परछाई निकलती है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। जब काफी देर तक कार्लोस वापस नहीं लौटता तो डग और बाकी लोगों को चिंता होने लगती है। पहले वे तय करते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर कार्लोस नहीं आया तो सभी मिलकर उसे ढूंढने जंगल में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वे इंतजार ही नहीं कर पाते। सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ में जो भी हथियार मिलते हैं, डंडे, चाकू और टॉर्च लेकर घने जंगल के अंदर उतर जाते हैं। ग्रिफ उन्हें उस जगह तक ले जाने की कोशिश करता है जहां वह कार्लोस से बिछड़ा था, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर में वे रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में भटकते हुए उन्हें अचानक एक पुरानी पीली रंग की मोटर होम दिखाई देती है। क्लेयर धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कार्लोस का कोई निशान नहीं मिलता। तभी अचानक बाहर जंगल से कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी खौफनाक थी कि ग्रिफ डर के मारे कांप उठता है और तुरंत सबको चुप रहने का इशारा करता है। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ विशाल चीज हिलती
हिलती हुई दिखाई देती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद वही खूंखार अजगर उनके बेहद करीब है। डर के मारे सबकी सांसें अटक जाती हैं। घबराकर ग्रिफ जल्दी से मोटरहोम स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वे वहां से निकल सकें, लेकिन जितनी बार वह चाबी घुमाता गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी केनी समझ जाता है कि शायद गाड़ी का रिले खराब हो गया है। उसे ठीक तो किया जा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि बाहर मौत जैसा खतरनाक अजगर घूम रहा था। ऊपर से केनी शराब के नशे में था और ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। डग गुस्से में केनी पर चिल्लाने लगता है कि उसकी शराब पीने की आदत हमेशा मुसीबत खड़ी कर देती है। अब बाकी लोगों में से किसी को गाड़ी ठीक करना नहीं आता था और किसी में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार डग खुद जान जोखिम में डालकर नीचे उतरता है। डग धीरे धीरे गाड़ी के नीचे पहुंचता है और पूरी कोशिश करता है कि कोई आवाज न हो। बड़ी मुश्किल से वह गाड़ी ठीक कर देता है। जैसे ही इंजन चालू होता है, ग्रिफ तुरंत एक्सीलेटर दबाकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद पीछे से 2 मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार में उनका पीछा करने लगती हैं। केनी सोचता है कि शायद ये लोग उनकी मदद करने आए हैं और ग्रिफ से गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन अन्ना तुरंत उसे रोक देती है। अन्ना डरते हुए बताती है कि ये लोग साधारण इंसान नहीं बल्कि खतरनाक तस्कर और अवैध शिकारी हैं, जो अपने इलाके में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। उसकी बात खत्म होते ही पीछे से मोटरसाइकिल सवार उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अन्ना तुरंत गाड़ी में रखी एक राइफल निकाल लेती है और जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है। अचानक जंगल के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस दौरान केनी डरने की बजाय अपना फोन निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये फुटेज उनकी फिल्म को और भी असली बना सकती है। कुछ ही देर में अन्ना अपनी शानदार निशानेबाजी से सभी हमलावरों को खत्म कर देती है, लेकिन जब सब लोग राहत की सांस लेकर वापस नाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी अन्ना का पीछा कर रहा वो खतरनाक आदमी अचानक सामने आ जाता है। वह बंदूक तानकर पूछता है कि अन्ना कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अन्ना पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। मौका मिलते ही सभी लोग जल्दी से नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं। खतरे से बचने के बाद अन्ना डग और उसके दोस्तों से कहती है कि अब सबसे सही यही होगा कि वह उन्हें सीधे एयरपोर्ट पहुंचा दे ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें। डग तुरंत उसकी बात मान जाता है, क्योंकि अब तक हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिफ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जिंदगी का सपना थी। हालांकि डग अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जंगल में विशाल अजगर भी था और खतरनाक अवैध खनिक भी। आखिरकार ग्रिफ मजबूरी में चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उस रात जब बाकी लोग सो जाते हैं, डग अकेले बैठकर अपने बेटे द्वारा दिया गया छोटा सा गोल्डन अवार्ड देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह अभी हार मान गया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वह पूरी रात जागकर फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखता रहता है। अगली सुबह वह सभी दोस्तों को इकट्ठा करके अपनी नई कहानी सुनाता है। डग की नई कहानी सुनते ही सभी दोस्त उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी फिल्म सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं बल्कि एक बड़ी और दमदार कहानी बन चुकी है। वे फैसला करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार वे अपने अधूरे सपने को पूरा करके ही रहेंगे। डग अन्ना को भी फिल्म में एक नया रोल ऑफर करता है। हैरानी की बात यह थी कि अन्ना कैमरे के सामने बेहद शानदार एक्टिंग करती है। उसकी हर परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल लगती है कि सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। शूटिंग के दौरान अचानक 2 बड़ी नावें उनके जहाज के पास से गुजरती हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद कोई और फिल्म यूनिट भी जंगल में शूटिंग कर रही है, लेकिन क्लेयर और केनी एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि मामला कुछ और है। जब उन बड़ी नावों के लोगों को फिल्म के बारे में बात करते सुना जाता है तो डग और बाकी दोस्तों को शक होने लगता है। तभी डग अचानक ग्रिफ से सीधा सवाल पूछता है, क्या उसने सच में फिल्म के राइट्स खरीदे थे? कुछ पल की खामोशी के बाद सच्चाई सामने आ जाती है। ग्रिफ ने शुरुआत से ही सबसे झूठ बोला था। उसके पास किसी फिल्म का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ अपने दोस्तों को इस खतरनाक सफर पर लाने के लिए झूठी कहानी बना रहा था। ये सुनते ही डग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहता है कि उसने इस फिल्म के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, जबकि ग्रिफ ने उसे शुरू से बेवकूफ बनाया। इतने सालों की दोस्ती और भरोसा एक पल में टूट जाता है। गुस्से में डग उसी वक्त ग्रिफ को फिल्म से निकाल देता है। दूसरी तरफ ग्रिफ भी जिद में आ जाता है। क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और छोटी नाव लेकर अकेले वहां से निकल जाता है। अब दोस्ती पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन जैसे ही ग्रिफ कुछ दूर पहुंचता है, उसकी नजर उन 2 बड़ी नावों के टूटे हुए मलबे पर पड़ती है जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। दोनों जहाज पूरी तरह तबाह हो चुके थे, जैसे किसी विशाल ताकत ने उन्हें चीर कर रख दिया हो। ग्रिफ अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक किनारे से एक घायल और डरी हुई महिला उसकी तरफ भागती हुई आती है और मदद मांगने लगती है। उसकी हालत देखकर ग्रिफ के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत नाव मोड़ता है और पूरी रफ्तार से वापस लौटने लगता है ताकि डग और बाकी लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बता सके।
उधर दूसरी तरफ डग और बाकी लोग अब भी अनजान थे कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। डग एक खूबसूरत जगह देखकर वहां कुछ सीन शूट करने का फैसला करता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि पहले ग्रिफ को ढूंढना जरूरी है। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि अचानक अन्ना बंदूक निकालकर सब पर तान देती है। वह उन्हें जबरदस्ती नाव से नीचे उतरने का आदेश देती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिस अन्ना पर उन्होंने भरोसा किया था वही अब उनके खिलाफ खड़ी थी। जब ग्रिफ वापस जहाज पर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। पूरी नाव खाली पड़ी थी, सिर्फ एक छोटी बोट किनारे लगी थी जिसमें एक राइफल रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अन्ना डग, केनी और क्लेयर को जंगल के अंदर बनी एक झोपड़ी तक ले जाती है। वहां वह उन्हें पानी के अंदर छिपे बैग निकालने को कहती है। जैसे ही डग बैग खोलता है उसके अंदर चमकता हुआ सोना देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब सच सामने आता है कि अन्ना सिर्फ नाव चलाने वाली लड़की नहीं बल्कि अवैध सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थी। धोखे से भड़का डग गुस्से में सोने से भरा एक बैग वापस पानी में फेंक देता है। तभी अचानक वही खतरनाक आदमी वहां पहुंच जाता है जो पहले से अन्ना का पीछा कर रहा था। वह बंदूक तानकर अन्ना को हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन फिर वह खुद को सरकारी एजेंट बताता है। उसका कहना था कि वह सरकार की तरफ से इन अवैध गोल्ड माइनर्स पर नजर रख रहा है और अन्ना ब्राजील के सबसे खतरनाक अपराधी गिरोहों में से एक की सदस्य है। अब डग और उसके दोस्त पूरी तरह उलझ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अचानक एक गोली चलती है और उस आदमी के पैर में लगती है जो खुद को सरकारी एजेंट बता रहा था। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रिफ था जिसने रास्ते में पड़ी राइफल उठा ली थी। ग्रिफ फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए खुद को सबका रक्षक समझने लगता है और स्टाइल मारकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका ये हीरो वाला मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल अन्ना फिर से हालात पर काबू पा लेती है और मौका देखकर उस आदमी को गोली मार देती है जो जमीन पर गिरी बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। अब अन्ना पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। तभी क्लेयर अचानक आगे बढ़कर जोरदार हेडबट मारती है और अन्ना को गिरा देती है। बस फिर क्या था, चारों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जंगल से भागना इतना आसान नहीं था। कुछ दूर जाते ही डग को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। ऐसे में केनी एक अजीब देसी इलाज सुझाता है, घाव पर पेशाब डालकर जहर का असर कम करने का। हालात इतने खराब थे कि किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। क्लेयर अपने कपड़ों की वजह से मदद नहीं कर सकती थी और ग्रिफ कई दिनों से पानी की कमी की वजह से खुद बुरी हालत में था। आखिरकार ये शर्मनाक जिम्मेदारी केनी को निभानी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वे डग की हालत थोड़ी संभाल पाते हैं, लेकिन सभी समझ चुके थे कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। इसी दौरान डग टूटे हुए दिल से ग्रिफ से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि सालों पहले उसे ग्रिफ को अपने साथ लॉस एंजेलिस ले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ ग्रिफ भी रोते हुए मानता है कि फिल्म के राइट्स को लेकर उसने सबसे झूठ बोला और अपने दोस्तों का भरोसा तोड़ा। इतने सालों की नाराजगी और दर्द आखिरकार बाहर आने लगता है, लेकिन क्लेयर समझ जाती है कि अगर वे वहीं रुके रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह जबरदस्ती सबको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। काफी देर तक भटकने के बाद वे लोग एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं जहां से जंगल का थोड़ा साफ नजारा दिखाई देता है। केनी दूरबीन निकालकर सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी आसपास झाड़ियों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरते हुए ग्रिफ आगे बढ़कर देखता है और जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कई जानवरों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थीं, जिनमें एक मरा हुआ जंगली सुअर भी था। सभी समझ जाते हैं कि ये विशाल अजगर का खाना जमा करने का ठिकाना है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह अजगर का ध्यान भटकाना। मजबूरी में वे डग के बेहोश शरीर और मरे हुए सुअर को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। जैसे ही केनी सब सेट करता है, अजगर वहां पहुंच जाता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी अचानक चमत्कार होता है। डग को होश आ जाता है और वह घबराकर भागने लगता है। इसी अफरा तफरी में उसकी पीठ पर रखा मरा हुआ सुअर भी अचानक जिंदा हो उठता है। अब पूरा सीन इतना पागलपन भरा हो जाता है कि खुद अजगर भी कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। आखिरकार वही जंगली सुअर अजगर का शिकार बन जाता है और डग की जान बच जाती है। चारों दोस्त जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागते हैं और काफी दूर जाकर रुकते हैं। मौत को इतने करीब से देखने के बाद अब उनके बीच कोई झूठ, गुस्सा या शिकायत नहीं बचती। सभी एक दूसरे से दिल से माफी मांगते हैं और फिर से एक टीम बन जाते हैं। रात होते होते वे वापस अपनी बड़ी नाव के पास पहुंचते हैं। तभी ग्रिफ की नजर एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वह तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलता है अचानक विशाल अजगर अंधेरे से हमला कर देता है। तभी आसमान में कई फ्लेयर गन की रोशनी चमकती है
है और अजगर पीछे हट जाता है। फिर अंधेरे में से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन जब वह रोशनी में आता है तो वे हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि पुरानी एनाकोंडा फिल्मों का मशहूर अभिनेता आइस क्यूब होता है। आइस क्यूब उन्हें जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही डग तुरंत उससे पूछता है कि उनकी फिल्म के स्क्रिप्ट में विशाल अजगर को कैसे मारा जाना था, लेकिन जवाब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। एस बताता है कि फिल्म का लेखक अभी तक उस हिस्से की स्क्रिप्ट पूरी ही नहीं कर पाया था, यानी जिस प्लान के भरोसे वे अपनी जान बचाने की उम्मीद लगाए बैठे थे वो कभी लिखा ही नहीं गया था। तभी एस को अचानक याद आता है कि डायरेक्टर ने जंगल में कई जगह बड़े बड़े विस्फोटक और आतिशबाजी वाले ट्रैप लगवाए थे ताकि इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उन्हें चालू कैसे करना है। तभी केनी, जो अब तक नशे से पूरी तरह बाहर आ चुका था, कहता है कि उसे सिस्टम समझ आ गया है और वह इन्हें एक्टिव कर सकता है। इसके बाद एस अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए अकेले जंगल में वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह सबके साथ एक फोटो खिंचवाता है, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि शायद वह वापस ना लौटे। उसके जाते ही डग और बाकी दोस्त तुरंत एक आखिरी प्लान बनाते हैं। केनी को लाइट और धमाकों का कंट्रोल संभालना था, क्लेयर को जनरेटर चालू करना था और ग्रिफ को विस्फोट का रिमोट दिया गया। वहीं डग खुद गाड़ी चलाकर उस विशाल अजगर को तय किए गए जाल की तरफ खींचने वाला था। प्लान बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें जरा सी गलती का मतलब सीधी मौत था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद ग्रिफ जंगल की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि अजगर बाहर आ जाए, लेकिन तभी अचानक वो दानव जैसी विशाल सांप साइड से हमला कर देता है। अगर डग एक सेकंड भी देर करता तो वहीं खत्म हो जाता। वह पूरी स्पीड से गाड़ी मोड़ता है और किसी तरह उस हमले से बच निकलता है। दूसरी तरफ क्लेयर और केनी जान जोखिम में डालकर बिजली का सिस्टम ठीक करने में जुटे रहते हैं। आखिरकार जनरेटर चालू हो जाता है और पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। अब विशाल अजगर पूरी तरह गुस्से में डग की गाड़ी का पीछा करने लगता है और धीरे धीरे उसी जगह पहुंच जाता है जहां विस्फोटक लगाए गए थे। जैसे ही अजगर जाल के बीच पहुंचता है, केनी चिल्लाकर ग्रिफ को इशारा देता है। ग्रिफ बिना देर किए बटन दबा देता है। अगले ही पल पूरा जंगल एक जोरदार धमाके से कांप उठता है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच जाती हैं और ऐसा लगता है कि उस विस्फोट ने विशाल अजगर को खत्म कर दिया है। चारों दोस्त राहत की सांस लेते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जलती हुई आग के बीच से वो विशाल अजगर फिर से बाहर निकल आता है। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। ये देखकर सभी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्रिफ की नजर पास पड़े एक तेल के ड्रम पर जाती है। अचानक उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वह फिल्मों के हीरो बनने के सपने देखा करता था। वह धीरे धीरे अपनी बंदूक निकालता है, निशाना साधता है और पूरी हिम्मत के साथ गोली चला देता है। गोली सीधे तेल के ड्रम में लगती है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। इस बार आग की लपटें उस विशाल अजगर को पूरी तरह निगल जाती हैं। आखिरकार वो मौत का दानव खत्म हो जाता है। चारों दोस्त मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आते हैं। कहानी के आखिर में डग और उसके दोस्तों की फिल्म रिलीज होती है और लोगों को बेहद पसंद आती है। उनकी फिल्म हिट हो जाती है और चारों दोस्तों का बचपन का सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। कुछ दिनों बाद पुरानी एनाकोंडा फिल्म की स्टार जेनिफर लोपेज डग से मिलने आती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें डग की डायरेक्शन बहुत पसंद आई और वो चाहती हैं कि डग अगली एनाकोंडा फिल्म डायरेक्ट करे। ये सुनते ही डग खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ कहानी का सुखद अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।